हेलो बच्चों, सदगुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग लास्ट वीडियो में सांद्रता व उसकी इकाइयाँ मोलरता, मोललता, मोल भिन्न पढ़े थे। अब आगे बढ़ते हैं कि विलेयता सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब विलेयता और सांद्रता में अंतर क्या होता है उसे समझते हैं। सांद्रता का मतलब होता है कि किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, और विलेयता का मतलब होता है किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो किसी भी पदार्थ की विलेयता मतलब होता है कि वह किसी विलायक में कितने मात्रा में घुल जाता है, इसी को विलेयता कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो विलेयता क्या होता है? किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई विलेय की अधिकतम मात्रा को जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो सकता है वह उसकी विलेयता कहलाती है। अब हम लोग इसमें ठोस की द्रव में विलेयता, द्रव की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता पढ़ेंगे, जिसमें पहला टॉपिक शुरू करेंगे ठोसों की द्रव में विलेयता। ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है? अब हमारे पास कोई विलायक हो और विलेय पदार्थ ठोस हो, यह ठोस विलेय पदार्थ विलायक में कितनी मात्रा में घुल सकती है उसी को ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो परिभाषा है किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो, ठोस की द्रव में विलेयता कहते हैं। तो जैसे हमारे पास विलेय पदार्थ चीनी है, शक्कर, यह पानी में कितनी मात्रा में घुल सकता है, यही चीनी का द्रव में यानी कि पानी में विलेयता कहलाएगा। यह हमारे पास क्या होता है? विलेयता। अब ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक हैं विलेय और विलायक की प्रकृति, ताप और दाब। तो विलेय और विलायक की प्रकृति पर किस प्रकार से निर्भर करता है? क्लास 11 में हम लोग पढ़े होंगे कि समान समान को घोलता है सिद्धांत। समान को घोलता है सिद्धांत। तो यह सिद्धांत कहता था कि अगर ध्रुवीय विलायक है तो उसमें ध्रुवीय विलेय पदार्थ आसानी से घुल जाएंगे, और यदि अध्रुवीय विलेय हैं तो वे अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। यही बताता है समान समान को घोलता है सिद्धांत। तो समान समान को घोलता है सिद्धांत कहता है कि जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ होंगे वह ध्रुवीय विलायकों में आसानी से, और जो अध्रुवीय विलेय पदार्थ होंगे वह अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगे। जैसे तेल होता है, यह जल में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि तेल अध्रुवीय पदार्थ है और जल ध्रुवीय पदार्थ है। जैसे हमारे पास पेट्रोल, डीजल, ये जल में क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि पेट्रोल और डीजल अध्रुवीय पदार्थ हैं और पानी ध्रुवीय पदार्थ है। इस प्रकार से यह हमारे पास क्या होता है? समान समान को घोलता है सिद्धांत। तो समान समान को घोलता है सिद्धांत के अनुसार ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायकों में, जबकि अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायकों में आसानी से विलय हो जाते हैं। अब कुछ अध्रुवीय और ध्रुवीय ठोस और विलायक हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास विलायक में है जल। जल एक ध्रुवीय विलायक है, और अध्रुवीय में है बेंजीन, यह अध्रुवीय विलायक है, अध्रुवीय विलायक। क्लोरोफॉर्म भी अध्रुवीय विलायक है। अब जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं वो क्या है? जैसे हमारे पास है नमक NaCl, और हमारे पास है शर्करा, चीनी, ये हमारे पास ध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं। तो NaCl और शर्करा अर्थात सोडियम क्लोराइड और शर्करा जल में घुल जाएंगे, क्योंकि ये ध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं और ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएंगे, जबकि NaCl और शर्करा बेंजीन अध्रुवीय विलेय पदार्थ में अध्रुवीय विलायकों में नहीं घुलेंगे। इसी प्रकार से नेप्थलीन
नेप्थलीन और एंथ्रासीन यह अध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं, अध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं। तो अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घुल जाएंगे, परंतु ध्रुवीय विलायक जल में नहीं घुलेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है कि सोडियम क्लोराइड व शर्करा जल में आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड और शर्करा ध्रुवीय तथा जल भी ध्रुवीय है, जबकि नेप्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते क्योंकि ये अध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं। जबकि नेप्थलीन व एंथ्रासीन बेंजीन में घुल जाते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय विलेय हैं और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है, आसानी से घुल जाते हैं। जबकि सोडियम क्लोराइड व शर्करा नहीं घुलते क्योंकि सोडियम क्लोराइड और शर्करा ध्रुवीय विलेय पदार्थ हैं और बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। नेक्स्ट है ताप। तो ताप को समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली कुछ घटनाओं को लेते हैं। जैसे हमारे पास है चीनी और पानी का मिश्रण। अब चीनी और पानी का मिश्रण जो होता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो चीनी और पानी का जो मिश्रण है यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। चीनी और पानी का मिश्रण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जो परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण करती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक होता है, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव अर्थात ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, जैसे चीनी और पानी। अब चीनी और पानी को यदि हमें चीनी को पानी में घोलना हो तो क्या करें? यदि थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि चीनी और ही जल्दी से शीघ्रता से पानी में घुल जाएगा। अर्थात निष्कर्ष निकलता है कि जितनी भी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होंगी वो सभी ताप बढ़ाने पर जल्दी घुलेंगी, अर्थात उनकी विलेयता ज्यादा होगी। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होने पर किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, चीनी और पानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। ठीक इसके विपरीत जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी, यदि उसमें ताप में वृद्धि करेंगे तो उसकी विलेयता घटेगी। जैसे हमारे पास है चूना और पानी। हम लोग घरों में देखते हैं कि जब चूना और पानी को मिलाया जाता है तो वहां पर गर्म करके पानी नहीं लेते, ताप उसका नहीं बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि चूना और पानी यह एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, अर्थात इसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक होता है, अर्थात यहाँ पर ऊष्मा बाहर निकलती है। और यदि इसमें ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, विलेयता घट जाएगी। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होने पर किसी ठोस को किसी विलायक में घोलने पर ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। एक एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे कि चूना और पानी है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, जनरल चीजें हैं, ये हमारे दैनिक जीवन में होने वाली घटनाएं हैं। तो इसमें जब हम ताप बढ़ाएंगे तो चूना की मात्रा उतना ज्यादा पानी में नहीं घुलेगी। लास्ट टॉपिक है हमारा इसमें कि दाब पर प्रभाव। दो हो गए, तीसरा है ठोसों की विलेयता पर दाब पर प्रभाव। तो ठोसों की विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती, अर्थात हम दाब बढ़ाएं या दाब घटाएं विलेयता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठोसों की विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करता है। तो ठोसों की जो विलेयता होती है वो दाब पर निर्भर नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, गैसों की द्रव में विलेयता देखते हैं। तो पढ़ेंगे कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो गैस की द्रव में विलेयता क्या होगी? किसी द्रव में जितना गैस की मात्रा घुली हुई है वही गैस की द्रव में विलेयता हो जाएगी, जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो सके। तो किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को
जिससे संतृप्त विलयन प्राप्त हो सके गैस की द्रव में विलेयता कहते हैं। गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है गैसों की प्रकृति। अब कुछ गैसें होती हैं जो द्रव से अभिक्रिया कर लेती हैं और कुछ गैसें होती हैं जो द्रव से अभिक्रिया नहीं करती। जो गैसें द्रव से रिएक्शन करके नया उत्पाद बनाएंगी वह गैस उस द्रव में पूर्ण रूप से अर्थात लगभग 100% विलेय होगी, और जो गैसें अभिक्रिया नहीं करेंगी वो आंशिक रूप में विलेय होंगी। जैसे जो गैसें जल से अभिक्रिया करती हैं जैसे NH3, CO2, SO2 इत्यादि, वे जल में पूर्ण रूप से विलेय होती हैं। अब यहाँ द्रव को जल लेकर के एग्जाम्पल दे रहे हैं। और जो गैसें जल से अभिक्रिया नहीं करती जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयोडीन इत्यादि, वे जल में आंशिक रूप से विलेय होती हैं। नेक्स्ट है विलायकों की प्रकृति। तो समान समान को घोलता है सिद्धांत के अनुसार। जो गैसें ध्रुवीय होंगी वह ध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगी, और जो गैसें अध्रुवीय होंगी वह अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाएंगी। तो समान समान को घोलता है सिद्धांत के अनुसार। ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायकों में, जबकि अध्रुवीय गैसें अध्रुवीय विलायकों में आसानी से घुल जाती हैं। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सभी गैसें जल में घुल जाती हैं क्योंकि ये सभी गैसें ध्रुवीय विलेय और जल ध्रुवीय विलायक है। जबकि बेंजीन में ये सभी गैसें नहीं घुलती क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। आगे ताप पर निर्भरता। अब गैस पदार्थ की ताप पर निर्भरता क्या होती है देखते हैं। ये हमारे पास कुछ गैस के अणु हैं जो जल में या किसी द्रव विलायक में घुले हुए हैं। अब चूंकि गैसों की प्रकृति क्या होती है, गैसों की प्रकृति दूर जाने की ज़्यादा होती है और पास आने की कम होती है। तो गैसें वे पदार्थ जो दूर जाने की प्रकृति ज़्यादा रखते हों अपने अणुओं से, गैसें कहलाती हैं। अब जैसे ही इसमें टेम्परेचर देंगे, अब टेम्परेचर देने से ये गैस इससे ऊर्जा ग्रहण करेंगे और ऊर्जा ग्रहण करके ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएंगे, अर्थात इन गैसों का वेग धीरे 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 ताप देने से बढ़ने लगेगा। जब ताप देने से वेग बढ़ेगा तो ये इस द्रव को छोड़ करके बाहर जाएंगे, और यदि द्रव से बाहर निकल जाएंगे अर्थात विलेयता घट जाएगी। अर्थात जो गैसों की द्रव में विलेयता होती है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ताप कम होने पर विलेयता ज्यादा होगी और ताप अधिक होने पर विलेयता घट जाएगी। तो ताप का निर्भरता, किसी गैसीय विलयन का ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटती है क्योंकि ताप बढ़ाने से गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होता है, जिससे गैस के अणु द्रव से बाहर चले जाते हैं। ध्यान रखेंगे कि यदि कोई गैस किसी द्रव में घुली हुई हो तो हम ताप की मात्रा कितना भी अधिकतम कर दें परंतु संपूर्ण गैस की मात्रा निकल करके बाहर कभी भी नहीं जा सकती है। नेक्स्ट है दाब पर निर्भरता। अब दाब क्या होता है, यदि हम गैस हमारे पास हो और यदि ये पात्र बंद हो तो यही जो गैस के अणु हैं इस दीवार से और इस अणु के सतह से जो टक्कर करते हैं, इन्हीं टक्करों की संख्या को ही गैसों का दाब कहते हैं। अब इनमें दाब क्या होगा, यदि गैस की मात्रा ज्यादा घुली होगी, सपोज कर ले कि इसमें 500 अणु गैस के हों और एक कंडीशन 250 अणु गैस के हों, तो 500 अणु, जब अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो दीवार से टक्कर की संख्या भी ज्यादा होगी, और जब अणुओं की संख्या कम होगी तो दीवार से टक्कर की संख्या भी कम होगी, और टक्कर की संख्या ही क्या कहलाता है, गैसों का दाब। अर्थात अणुओं की संख्या ज्यादा होने पर अर्थात गैस की मात्रा ज्यादा होने पर दाब ज्यादा होता है और गैस की मात्रा कम होने पर दाब कम होता है। तो किसी निश्चित ताप पर घुली हुई गैस की मात्रा उसके दाब के समानुपाती होती है, अर्थात m इज प्रोपोर्शनल टू P। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक यूज होता है, तो यहाँ हो गया m इज इक्वल टू Kp, जहाँ के समानुपाती नियतांक है। इस प्रकार से दाब पर गैसें निर्भर करती हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।